ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये एक पेज मैंने दिया था जिसमें आपको एटॉमिक पैरामीटर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कुछ करके लिखा हुआ है। यहाँ पर मेन क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह से यहाँ पर ये माइक ऑफ रखो भाई, किसका माइक ऑन है? तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनका कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है। नंबर वन पे यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन एलिमेंट आपके फर्स्ट में यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। और एटॉमिक मास क्या होता है? वो भी 1 होता है। आप में से कोई कोई बताएगा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, या एटॉमिक नंबर से मतलब क्या समझते हैं आप? आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी स्टूडेंट्स? Sir, it, यस। sir, it is the number of protons of an atom and it determines its atomic number. Okay, number of protons present inside a atom. Okay, is Yes, sir. that is atomic number. तो number of protons कितने, उसे हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। और मास नंबर क्या होता है? किसका सम होता है मास नंबर? So, mass number is the sum of protons and neutrons. यस, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये we are having three different subatomic particles. After that we are having electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती है। ठीक है, जहां पर क्या इलेक्ट्रॉन्स के वो जो प्रेजेंस की मैक्सिमम चांसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शेल। तो शेल क्या है? हमने 4 टाइप ऑफ शेल ली हुई है यहाँ पर, के एल एम एन, और ये वैलेंसी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका कैरेक्टर दिया हुआ है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर नोबल गैस है। ठीक है, वो नेचर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब पहला देख लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मास नंबर भी 1 होता है। अब इसका बिकॉज एटॉमिक नंबर 1 है, मीन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। तो आप बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? Sir, 1. 1 होंगे, है ना? 1 ही One. होगा। यस, यस 1 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम। तो जहाँ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मीन जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर होता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे किसी भी क्या है एटम में। तो यहाँ पर 1 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ओनली इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, केवल हम किसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, के एल एम एन शेल्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट इनमें हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1। ठीक है, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? के में चला जाएगा। अब के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? चलो बताओ, कौन बताना चाहता है? Sir, 8. के में 8 आएंगे। सर किसको? 2। Sir, हाँ 2. हाँ, 2 Yes, आएंगे। sir. 2. 2 आएंगे, बताओ क्यों? बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? टू एन स्क्वायर, है And ना? अब yes, sir. 2n², तो ये बताओ के लिए n कितना होता है? स्मॉल n कितना होता है के लिए? पढ़ते लिखते नहीं हो भाई तुम। Sir, हाँ बोलो। odd number. आपकी वॉइस साफ नहीं है। और कोई बताएगा? के लिए स्मॉल n का नंबर तो बता दो भाई। किसी को नहीं पता? थोड़ा पढ़ सर लिख। 1। हाँ 1। पढ़ लिख भी लिया करो, ऐसा नहीं है ये 10 दिन की छुट्टियां थी तो कुछ नहीं करना। थोड़ा जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको तो याद रखा करो। इसके लिए स्मॉल n 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? जब आप के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 2n² में आप वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू
टू ही रहेगा। तो के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, टू जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अकेला ही चला जाएगा। एलिमेंट क्या है, ये एम्प्टी रह जाएंगे, खाली पड़े रह जाएंगे, बिकॉज इतने तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास अगला आता है हीलियम। अब हीलियम में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दोनों के दोनों के शेल में चले जाएंगे, दोनों ही कहाँ चले जाएंगे, के शेल में। लिथियम के पास तीन होते हैं, तो तीन होते हैं ना, तो दो तो क्या है इसमें चले जाएंगे, क्योंकि के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, टू। और जो बचा Yes, sir. वन जो लेफ्ट हुआ उसको हमने नेक्स्ट शेल में डाल दिया, ठीक है, तो वो एल में चला जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम में फोर होते हैं तो टू टू हो जाएगा, बोरोन में फाइव होते हैं तो टू थ्री हो जाएगा, इस तरह से करते रहते हैं। फिर आता है हमारे पास कार्बन, कार्बन में सिक्स होते हैं, तो टू इधर चले जाएंगे, तो सिक्स में से फोर बचे, वो फोर अगले एल में चले जाएंगे। और एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं हम, 8. सर 8। एट भर सकते हैं। एम में भी एट भर सकते हैं और एन में भी एट ही भर सकते हैं। Sir, 8. यहाँ पर तो एट भर जाएंगे, तो जब तक एट नहीं होता ना तब तक हम भरते जाएंगे। देखो ऑक्सीजन आया तो उसके भी डाल दिए बचे हुए, फ्लोरीन उसके भी डाल दिए और नियोन के भी डाल दिए। तो नियोन आने के बाद ये देख रहे हो आप कि टू और एट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फुलफिल हो रहे हैं। जो एल है ना वो फुल हो गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ गए। तो Sir, बच्चों K में 2 ही होंगे ना? हाँ के में टू ही होंगे, के में फिक्स है सर टू ही जब होंगे। हाँ बोलो। सर जब तक 8 से अब नहीं आएगा तो तब तक एल में ही रहेंगे ना। हाँ तब तक एल में रहेंगे, और एट से जाते ही हम एम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके। हाँ तो यहाँ नियोन देख पा रहे हो आप, नियोन में आप देखोगे 10 होते हैं, तो 2 तो इसमें चले गए और 8 जो बचे हुए हैं वो एल में चले गए। अब इस वाली कंडीशन में क्या है, आप देख पा रहे हो कि फुलफिल हो गया, ये अब कंप्लीट हो गया। अब जो सोडियम का है, तो सोडियम में जो क्या है 2 11 होता है, तो जो वो वन वन एक्स्ट्रा है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ये इस तरह से इनमें हम क्या है फिल करते जाते हैं, ठीक है। और जिसमें भी ये जो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाते हैं, उनको हम नोबल गैस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर टू, हीलियम में टू है ना, अब ये फुल हो गया तो इसको नोबल गैस बोल दिया हमने। यहाँ पर देखो नियोन, नियोन में एट फुल हो गया तो इसको नोबल गैस बोल दिया। अगला हमारे पास आता है ये आर्गन रहा, आर्गन में भी वापस से एट फुल हो गया तो वापस यहाँ पर नोबल गैस हो जाती है। अब इनकी वैलेंसीज की बात कर लेते हैं, वैलेंसीज कैसे निकलती है। बिकॉज हाइड्रोजन में केवल एक ही है, के में एक ही अकेला है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको पॉजिटिव या तो ये डोनेट कर देगा या एक और क्या करेगा, ये रिसीव भी कर लेगा। ये बड़ा खतरनाक एलिमेंट है हमारा जो हाइड्रोजन है। ये वैसे तो क्या है, इसको हम बड़ा मेटल नहीं मानते, नॉन मेटल मानते, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ गैस, इसको हम नॉन मेटल मानते हैं। बट कई बार ये क्या है मेटल जैसे बिहेवियर भी करता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, कभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन भी कर लेगा। तो इसकी प्लस माइनस वन वैलेंसी आ जाती है, बट मैक्सिमम आपको प्लस वन ही मिलेगी। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो है ना के में, ये के वाला जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा और ये प्लस वन वैलेंसी ले लेगा, है ना। बट कभी कभी क्या होता है, ये फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है और यहाँ टू कंप्लीट कर लेगा, तो इस पे माइनस वन वैलेंसी हो सकती है। हीलियम के पास दो है, दो है मतलब इसका जो क्या है आउटर मोस्ट शेल वो फुल है, तो न ये तो देगा न लेगा, ठीक है। इसलिए इसकी क्या है जीरो वैलेंसी आ जाती है। लिथियम में आप देखते हो एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो प्लस वन आ जाएगी, बेरिलियम में दो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं तो प्लस टू आ जाएगी, बोरोन में तीन एक्स्ट्रा निकले हुए प्लस थ्री आ जाएगी। अब कार्बन में हम ओनली फोर लिखते हैं, ना प्लस ना माइनस, क्यों, बिकॉज यहाँ कंडीशन ऐसी है कि इसको क्या है, ये ऐसी कंडीशन में कि इसको क्या है, ये बीच वाली कंडीशन में आठ एट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चार तो गेन करने पड़ेंगे, या फिर इसको जो के वाली शेल पे आना है वहां पर चार चार लूज करने पड़ेंगे। तो इसकी जो वैलेंसी आएगी हमारे पास वो फोर आ जाएगी। फिर नाइट्रोजन देखो, अब नाइट्रोजन में आप देख पा रहे हो पांच, पांच आगे, अब पांच आगे ना, तो आप क्या है इसकी वैलेंसी माइनस थ्री आती है, क्यों, बिकॉज ये पांच डोनेट नहीं करेगा, इसको एट कंप्लीट करने हैं तो थ्री की नीड होगी, एट कंप्लीट करना है तो कितने की नीड होगी इसको, थ्री की, तो वो थ्री गेन कर लेगा और माइनस थ्री वैलेंसी शो करेगा। अब जैसे मैं ये ऑक्सीजन का पूछता हूँ, यहाँ टू और सिक्स है, यहाँ पर टू और सिक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बताओ इसको एल शेल को फुलफिल होने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, एल को सर 2। टू, टू की नीड होगी ना।
तो फुलफिल करने के लिए 2 की नीड होगी, Yes, sir. है ना? तो ये क्या करेगा, 2 को गेन कर लेगा और 2 को गेन करके क्या है, -2 वैलेंसी शो कर देगा। वैसे फ्लोरीन भी आपके पास 7 है, अब इसको ओनली 1 की नीड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर -1 शो कर देगा, ठीक है? नियोन के पास सर फुलफिल है, माइनस प्लस से कैसे पता लगेगा? माइनस का ऐसा पता लगेगा कि ये गेन कर रहा है, ठीक है? 5 जहां पर 5 आ गया ना बच्चों, 5 आ गया मतलब ये 8 करना चाहता है, तो ये 3 गेन कर रहा है ना? तो माइनस लगेगा। जहां पर ये ओनली 3 थे, वहां पर इन 3 को लूज कर रहा था ये, और 2 स्टेबल जा रहा था, मतलब ये है ना, ये कंडीशन देखता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए इसको स्टेबिलिटी में आने के लिए। अब यहाँ देखोगे आप, पहले बोरोन की बात कर लेते हैं, तो बोरोन में आउटर मोस्ट शेल में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको या तो 8 करने हैं, स्टेबल होना है इसको स्टेबल होना है। अब स्टेबल कैसे हो सकता है, या तो ये गेन करेगा या लूज करेगा, उसी के पास क्या है, ये क्या कर सकता है, इसको स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबल करने के लिए बोरोन को क्या है, आप देखोगे कि ये स्टेबल होगा तो या तो ये क्या करेगा, 2 वाली कंडीशन में जाएगा या फिर 8 वाली कंडीशन में जाएगा। अब इसके लिए देखो आप कि इसके पास क्या कंडीशन है, कि ये 3 को लूज करना ज्यादा इजी होगा या 5 को गेन करना ज्यादा इजी होगा। तो हम कहेंगे कि 3 को लूज करना ज्यादा इजी होगा और ये 2 वाली कंडीशन में आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 को लूज करके +3 क्या है, शो करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे हम, ठीक है, तो प्लस आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं जैसे इस वाली कंडीशन में, ठीक है, यहाँ ये हो गया 5 वाली कंडीशन में, तो 5 है, अब 5 को डोनेट करना ज्यादा हार्ड होगा एज कंपेयर टू 3 को, सॉरी 5 को लूज करना, है ना? जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, 8 बना देगा, ठीक है? तो यहाँ पर माइनस वैकेंसी माइनस जो है वैलेंसी हो सर और जाएगी। कार्बन में क्या कर रहे हैं? सही, आपकी आवाज नहीं सर आई। कार्बन में लूज हो रहा है या तो फिर गेन? उसमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें पता ही नहीं चलता हमें लूज करता है या गेन करता है, इसलिए हमने उसके प्लस माइनस नहीं लिखे हुए, उसके डायरेक्टली 4 लिखी हुई है, क्योंकि वहां पर ऐसी कंडीशन आ रही है ना बच्चों कि वो 4 को लूज करे या गेन करे, बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ना, एनर्जी सेम ही चाहिए, इसलिए हम उसको प्लस माइनस नहीं लिखते हुए ओनली 4 लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां क्या है, ऐसी कंडीशन आ यस रही है सर। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, चाहे लूज करने के चाहे गेन करने के, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ आपको कि माइनस प्लस कैसे आते हैं वैकेंसी वैलेंसी पर? यस सर। ठीक है, यस अभी भी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यस पूछ लो। सर। सर दोबारा बता दो एक बार। हाँ अंकिता, मुझे पता था, ठीक है चलो। अंकिता यहाँ पर देखो, ये बोरोन दिया हुआ है, बोरोन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? तो इस बोरोन पर, यस सर। हाँ इस बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 तो कहाँ चले गए हमारे पास, इसमें के शेल में, और 3 जो चले गए वो एल शेल में। अब ये बताओ कि एल को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी? यहाँ 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी? 8। एल में बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? सर 8। 8 आ सकते हैं, तो 3 है तो इसको कितने की नीड होगी स्टेबल होने के लिए, ये बताओ। सर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कि ये 8 बन जाए? सर 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 8 बन जाएगा ना? हाँ। बट ये देखो 5 यस इलेक्ट्रॉन, सर। अब इसके पास 2 कंडीशन है। अब बोरोन के पास 2 कंडीशन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना? इसके पास 2 कंडीशन है स्टेबल होने की बोरोन की, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है? इसके पास यही कंडीशन है कि या तो 5 यस इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। बट ये क्या है, हम सब इजी रास्ता चुनते हैं जहां एनर्जी की कम नीड हो, ठीक है? तो ये भी अपना एक इजी रास्ता चुनेगा, ये कहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा एनर्जी वाला काम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा और स्टेबल हो जाऊंगा 2 वाली कंडीशन पे आके, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे हम प्लस का साइन लगाते हैं, पॉजिटिव, है ना? वैलेंसी क्या आती है, प्लस में आती है, ठीक है? यस सर। अब देखो वापस नाइट्रोजन का देखते हैं। अब नाइट्रोजन में आप बताओ
2 और 5 हो गया इसका। अब 5 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? सर 3। 3। अब इसके पास दो कंडीशन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना? या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब बताओ कौन सी कंडीशन ज्यादा इजी रहेगी, एनर्जी किसमें कम लगेगी? सर सर गेन करना। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने सर में, वो है ना? बिकॉज नंबर यस ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन्स जिधर ज्यादा हो ना, वो काम नहीं करना हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम वाला काम करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम किसमें? गेन करने में। ओनली 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और गेन करना मतलब नेगेटिव चार्ज आना। आप किसी से पैसे मांग रहे हो तो आप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, उस, है यस ना? सर। उससे पैसे ले रहे हो तो आप नेगेटिव हो गए, ठीक है, और वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये नेगेटिव हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? यस सर। चलो यस फिर सर। आगे देखते हैं सोडियम। अब सोडियम का देखो बच्चों, क्या हो रहा है, 281 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 1 को डोनेट कर देगा, या तो ये 7 को गेन करेगा या 1 को लूज करेगा। तो इजी इजी चीज चुनता है हमेशा, एनर्जी जिसमें कम लगे। तो एनर्जी किसमें कम लगेगी? 1 को लूज करने में, तो ये इजीली 1 को लूज कर देगा, ठीक है? मैग्नीशियम में भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये इन दोनों को लूज कर देगा, ना कि 6 को गेन करेगा, ठीक है? वापस यहाँ 3 है तो 3 को लूज कर देगा। 4 आते कंडीशन वही होगी कार्बन जैसी, कुछ नहीं, प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, बस 4 वाली कंडीशन आ गई। फॉस्फोरस में वापस आप देख रहे हो 5 आ रहे हैं, तो 5 है मतलब इसको 3 की नीड है ना? या तो 5 डोनेट करेगा या फिर क्या करेगा, 3 को गेन करेगा। तो ये 3 को गेन करते हुए -3 वैलेंसी आ जाती है। इसी तरह सल्फर में 2 की नीड है तो ये 2 को गेन कर लेता है। क्लोरीन में केवल एक की ही नीड है, इसलिए ये 1 को गेन करके क्या करेगा, 8 बना देगा और -1 वैलेंसी शो करेगा। इस तरह से ये चलता रहता है। पोटेशियम में 1 एक्स्ट्रा है तो +1 बता देता है, और कैल्शियम में 2 एक्स्ट्रा है तो +2 बता देता है, ठीक है? ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हमारे चलता रहता है, ठीक है? इसको अच्छे से समझना है तो जो यूट्यूब का वीडियो है उसको देख लेना आप। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारे, ठीक है? यस सर। ये नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, वैलेंसी। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी आपने देखी, जो प्लस माइनस लास्ट में बच रहा था ना हमारे पास, रिमेनिंग जो आ रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है? वैलेंसी क्या है? बेसिकली किसी भी जो एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना? कि वो क्या करता है, वो जो एलिमेंट के एटम्स है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से किस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो एक्वायर कर ले 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? तो उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, जो मैंने बताया उस तरह से ही काम करती है। वैलेंसी का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल जो है आपकी, उसमें क्या है, मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स या स्टेबल होने की 8 इलेक्ट्रॉन्स या स्टेबल होने की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके, जो भी वो ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, तो उसे ही हम वैलेंसी बोल देते हैं। ये प्लस और माइनस में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो ये प्लस में हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो ये माइनस में हो जाती है। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, जो कि क्या करती है, उस एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स से क्या करती है, कंबाइन करती है, और कोशिश ट्राई करती है कि वो एक्वायर कर ले 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिससे कि वो क्या स्टेबल हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? अब वैलेंसी को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, वो सबसे सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ दिया हुआ है, द एटम्स हैविंग 1 2 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली लूज दीज टू द कंबाइनिंग एटम्स एंड दे शो वैलेंसीज ऑफ +1 2 3 4, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो अगर क्या है, किसी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 2 3 या 4 होंगे ना, तो क्या करेगा, नॉर्मली लूज कर देगा ये।
उनको क्या कर देगा, लूज कर देगा और क्या करेगा, वैलेंसी शो करेगा +1 2 3 और 4 की। बट अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 6 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा 3 2 3 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा 8 कंप्लीट करने के लिए। और क्या होगा, वो जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी वो -3 -2 या -1 हो सकती है। ठीक है, यहाँ आया समझ में कुछ या नहीं आया? ये पुरानी वाली जो हमने डिस्कशन किया उसी को यहाँ पर 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आगे चलें? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ओके। तो अगेन नाउ आइसोटोप्स, ये नया टॉपिक आता है आपके पास, आइसोटोप्स। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनके क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स बोलेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे सर? तो देखो, एटॉमिक नंबर सेम हो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उनमें सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बदल सकता है ना। एक ही एलिमेंट है तो नंबर Yes, ऑफ, sir. यस, अगर एक ही एलिमेंट है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो मतलब सेम ही एलिमेंट रहेगा, वो बदलेगा तो नहीं। बट उसमें क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐसे पार्ट्स है जिनमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बदल जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते उसका मास तो बदल जाएगा ना, बिकॉज जो मास है वो किस किस का सम होता है, एटॉमिक मास किस किस का सम होता है? Number of protons plus number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ Neutrons. न्यूट्रॉन्स। Neutrons. इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन मास से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन से क्या है, उसका तो मास ही नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको 0 काउंट करते हैं। ठीक है, तो मास किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स पर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, Neutrons. हाँ, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे उस न्यूक्लियस के अंदर बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल जाएंगे। प्रोटॉन्स सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होगा मतलब एटॉमिक नंबर सेम हुआ, ठीक है, बट उसका क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा। और वो आप कहेंगे एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों हो सकता है, बिकॉज क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा इसलिए मास बदल गया। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या है, elements having same atomic number but different atomic masses are known as isotopes। क्लियर? अब यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लो। कार्बन की कार्बन जो है आपके पास, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब इसके 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, आइसोटोप्स होते हैं, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर या एटॉमिक मासेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 आर 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, ये 3 आइसोटोप्स है। यहाँ 12 13 और 14 क्या है, एटॉमिक मासेस है इनके। ये जो कार्बन है ना, इनके एटॉमिक मास है ये 12 13 और 14 are the atomic masses of isotopes of carbon respectively. Since atomic number is the unique property of an atom, thus the atomic number of carbon is 6 even in the case of 3 types of carbon isotopes। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट का सेम होता है। अगर एलिमेंट एक है तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मिलेंगे वो सेम मिलेंगे हर एटम में। ठीक है, बट उसमें न्यूक्लियस अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर सॉरी न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो न्यूट्रॉन्स के अलग होते ही हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स की, उसका मास अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर और अच्छे से समझाता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ देखो, ये कार्बन 6C12 लिखा हुआ है, ये कार्बन क्या लिखा हुआ है, 6C12, ये लिखा हुआ है 6C13 और 6C14। तो ये 6 क्या है, बताओ 6 क्या है ये? Atomic सर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। Atomic It's number. the atomic number. यस यस, दिस इज द एटॉमिक नंबर। Atomic number. और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, Number of protons equals to Proton and atomic electron. number. यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एटॉमिक नंबर सेम है बट यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना।
इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो आपको समझ में आया आइसोटोप्स कब बोलेंगे हम? जब बोलेंगे जब क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो किसी भी एलिमेंट का, तो उसे हम आइसोटोप्स बोल देंगे। तो ये आइसोटोप्स है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ देखोगे 6 प्रोटॉन्स को हमने येलो जो है प्लस का साइन उससे डिनोट किया हुआ है। न्यूट्रॉन्स को हमने बिकॉज इस पर चार्जलेस होते हैं इसलिए इस पर ना प्लस का साइन लगाया ना माइनस का लगाया, ऐसे ही छोड़ दिया। और ये जो हमारे पास पिंक कलर के जो स्फीयर बने हुए हैं उनके थ्रू हमने न्यूट्रॉन्स को दिखाया हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, शेल्स में है और उन्हें हमने ब्लू कलर के इन डॉट से दिखाया हुआ है। तो अब हम केवल जब हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की तो हमें केवल न्यूक्लियस देखना है, न्यूक्लियस के अंदर की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो आप देखोगे पहले में काउंट करो प्रोटॉन कितने बताओ गिन के। जो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें प्रोटॉन कितने हैं? सर 6। 6। Sir, 6. अब न्यूट्रॉन्स गिनो कितने हैं? सर 6। 6। तो Sir, ये 6. हाँ, तो फिर 6 + 6 करके 12 हो गया ना। तो इसका एटॉमिक मास Yes, sir. 12, Yes, sir. Yes. इसका एटॉमिक मास 12 हो गया। बट अगला जो आ रहा है हमारे पास ये 6C13 वाला जो आ रहा है, इसमें आप प्रोटॉन फिर से काउंट करो कितने आ रहे हैं? सर 6 है। 6 आ Sir, रहे 6. हैं। बट इस बार न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। सर 7। 7. मतलब बदल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल के ना। तो जब यस सर। मास निकालेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 + 7 = 13। 30. तो यहाँ पर ये इसका मास बदल गया, ऐसे बदला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर देखो वापस आप देखोगे इसमें 6 प्रोटॉन है जबकि इस बार न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, 8 हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं? 8। 8। तो 6 + 8 = 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है Yes, sir. 14 आ जाएंगे। तो ये क्या है, इस तरह से आइसोटोप्स होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होता है बट उनका मास चेंज हो जाता है। और मास क्यों चेंज होता है, बिकॉज क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है ये आइसोटोप्स का? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो सर Yes, sir. चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वो किसके देखे थे हमने, कार्बन के आइसोटोप्स थे। अब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना। हाइड्रोजन 1 जिसको सिंपल मानते हैं हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ड्यूटेरियम होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स अगर प्रेजेंट है तो उसको ड्यूटेरियम, सॉरी 2 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसको ड्यूटेरियम बोल देते हैं। और नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा लफड़ा है, मैं बताता हूँ। मतलब प्रोटॉन में केवल जो हाइड्रोजन है उसमें केवल प्रोटॉन होता है, जो 1H1 लिखते हैं, वहां न्यूट्रॉन नहीं होता। बट अगर न्यूट्रॉन आ जाता है एक सिंगल तो इसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है, बिकॉज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर ये 2 हो जाता है, तो उसको हम ड्यूटेरियम बोल देते हैं। और अगर 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन एक ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिटन एज, अब यहाँ पर देख लो 3 आइसोटोप्स है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। प्रोटियम में क्या होता है, ओनली एक ही प्रोटॉन होता है, यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये 1H1 हो जाता है। ठीक है, जबकि जो ड्यूटेरियम है वहां पर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, तो ये 1H2 हो जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी आ गया तो 1 + 1 2 हो गया। और जब ट्रिटियम की बात करते हैं तो ट्रिटियम में क्या होता है, हमारे पास 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं और एक प्रोटॉन है, तो वो 1H3 बन जाता है और वो ट्रिटियम हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या है, आइसोटोप्स है या नहीं है। क्लियर है ये कि आइसोटोप्स Yes, sir. किसके थ्रू डिसाइड Yes, होते हैं? यस सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की थ्रू ही डिसाइड होते हैं। अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स देख लेते हैं हम। कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग आपने कभी सुना होगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो पुरानी पुरानी चीजें पता लगाते हैं कि ये इस टाइम एरा की थी, ये जुरासिक एज की थी, या फिर ये उसके बाद वाले क्रिस्टेशियस एज की थी। ठीक है, जुरासिक एज वो था जिसमें डायनासोर रहा करते थे, क्रिस्टेशियस उसके बाद वाला था जिसमें ज्यादातर क्रिस्टेशियस आए आपके, और इस तरह से अलग अलग एरा है। तो वो उन एरा का कैसे पता लगाते हैं, कार्बन के थ्रू। बिकॉज कार्बन का क्या है, किस तरह से ये कंप्लीटली गायब होगा, तो ये कितना % बचा हुआ है उसके बेसिस पे वो क्या है, उसको कितने
थाउजेंड्स ईयर में वो डिके हुआ है, कितने लेक ईयर में उसको डिके हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पता लगा लेते हैं। तो कार्बन डेटिंग एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपके आएगा नहीं, बट ये आ सकता है कि यूज कहाँ होता है आइसोटोप का। तो कार्बन 14 वाला जो है ना, उसका यूज कहाँ होता है, आपके कार्बन डेटिंग में, जिसके थ्रू हम क्या है, बहुत पुरानी से पुरानी चीजों के टाइम का पता लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना था। अब एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यूरेनियम है, यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, जहां पर हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इस यूरेनियम के थ्रू। ठीक है। और कोबाल्ट जो है आपका, कोबाल्ट जो है उसका यूज कहाँ करते हैं हम, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको क्या है, थेरेपी, आपने सुना होगा थेरेपी देंगे, है ना। वो थेरेपी क्या होती है, बेसिकली जो कोबाल्ट है ना, उसकी रेज डालते हैं उस जो कैंसर जहां पर आपके सेल्स है ना, वहां पर इस कोबाल्ट की रेज डालते हैं, और इन कोबाल्ट की रेज से क्या होती है, वो जो सेल्स है एक्स्ट्रा, वो क्या है, डेड हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। इसलिए कोबाल्ट का यूज करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। और एक आइसोटोप है आयोडीन का, उसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम, जो गोइटर डिजीज हो जाती है ना, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज कर रहे हैं। गोइटर आप में से जानते हैं गोइटर होता क्या है, कोई भी बता दे। The swelling of neck. हाँ, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट। swelling at the neck. स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, जो आपका एडम्स एप्पल है ना, उस वाले पार्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो बाहर की तरफ आ जाता है। स्वेलिंग तो क्या कहेंगे, वहां की सेल्स इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ जाता है एडम्स एप्पल वाला पार्ट, तो वो क्या है, गोइटर हो जाता है। तो वो क्या है, आयोडीन जिसको हो जाता है ना, फिर उसको आयोडीन का आइसोटोप दे करके एक थेरेपी करते हैं, उसके थ्रू उसका इलाज हो जाता है। इसीलिए हमसे कहते हैं ना, आयोडीन खाया, नमक जो सॉल्ट यूज करे किया कीजिए, वो आयोनाइज्ड सॉल्ट यूज करना है, मतलब उसमें आयोडीन की क्वांटिटी हो। वो इसीलिए क्योंकि अगर आयोडीन का प्रॉपर हम फूड में एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो हमें गोइटर होने के चांसेस होंगे। तो ये आपके आइसोटोप्स है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोबार। सर एक बार दोबारा बता दो, आप जो बता रहे थे। क्या गोइटर के बारे में या आइसोटॉप्स के बारे में? सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। स्टूडेंट्स, बाकी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। आ रही है? सर आ रही है आवाज। हाँ अंकिता, सर आ रही है। सर अब आ गई हाँ क्या आवाज। बताना, आइसोटॉप्स बताने हैं या फिर ये केवल यूजेस बताने हैं आइसोटॉप्स के? सर आइसोटोप्स के यूजेस बताने हैं। आइसोटोप का फर्स्ट यूज तो है कार्बन डेटिंग में। कार्बन 14 जो एक आइसोटोप है कार्बन का, उसका यूज कहाँ करते हैं हम, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, जो बहुत ही एंशियंट टाइम के जो भी मटेरियल बचे हुए, जो भी फॉसिल्स बचे हुए हैं, उनको पता लगा सकते हैं कि ये इतने साल पुराना है, इतने लाखों साल पुराना है। वो कार्बन 14 का कितना परसेंट उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें बचा हुआ है, उसके बेसिस पे हम कार्बन डेटिंग के थ्रू उसके टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। फिर है यूरेनियम। यूरेनियम आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। ये एक बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि आपकी बॉडी पर पड़ जाए तो आप क्या है, ये चांसेस होते हैं कि आपका जो क्रोमोसोम्स है वो बिगड़ जाते हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल बिगड़ जाता है और कैंसर के चांसेस होते हैं। तो ये जो यूरेनियम है, इसका यूज हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर इनके थ्रू, इस यूरेनियम के थ्रू क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक आइसोटोप है आपके कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में, थेरेपी देते हैं। इस कोबाल्ट की रेज डालते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर कैंसर हुआ है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, तो वो नंबर ऑफ सेल्स क्या है, डेड हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। तो आयोडीन का भी एक आइसोटोप है जिसका यूज कहाँ करते हैं, गोइटर के ट्रीटमेंट में करते हैं। और गोइटर एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो थ्रोट होता है किसी भी पर्सन का, एडम्स एप्पल वाला पार्ट, वो काफी ज्यादा स्वेल कर जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन का एक आइसोटोप। बट फिर भी हम
प्रिकॉशनली क्या बोलते हैं कि जो सॉल्ट यूज करना चाहिए वो आयोडाइनाइज्ड सॉल्ट यूज करना चाहिए, मीन उसमें आयोडीन होनी चाहिए, वो इसीलिए होनी चाहिए, अगर वो आयोडीन नहीं होगी आपके सॉल्ट में तो आपको गोइटर होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप आपके समझ में आया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब आइसोबार क्या होता है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब वहां क्या था आइसोटॉप्स में, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब बार आइसोबार्स की बात कर ले तो आइसोबार में क्या हो रहा है, सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मास तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो उन्हें हम आइसोबार्स बोल देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपके आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल होता है। तो एग्जांपल क्या है, आर्गन और कैल्शियम। अब आर्गन और कैल्शियम में इसका अंकिता एटॉमिक नंबर बताओ कि आर्गन का और कैल्शियम का कितना कितना एटॉमिक नंबर। क्या दोबारा बोलना? ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, आर्गन और कैल्शियम। इसमें मुझे आर्गन का एटॉमिक नंबर चाहिए और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर चाहिए, क्या क्या है। सर अरे आर्गन का अंकिता कैल्शियम का अंकिता भाई कैल्शियम अंकिता का को बताने दो। 20 क्या सर, आर्गन 18 एंड कैल्शियम 20। कैल्शियम 20। एक साथ मत बोलो सब, फिर इको होता है। सर, आर्गन 18 एंड कैल्शियम 20। कैल्शियम का 20। हाँ आर्गन का सर आर्गन 18 हाँ कैल्शियम। हाँ हाँ 20 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, आर्गन का 18 और कैल्शियम का 20। अब ये बताओ इसमें ये पूरा जो देख पा रहे हो आप, ये कंप्लीट ये जो गोला देख पा रहे हो आर्गन और ये कैल्शियम का, इसमें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, कॉमन क्या है, एक चीज बताओ जो कॉमन। एटॉमिक सर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास 40 है दोनों। है ना, दोनों का एटॉमिक मास 40-40 है। तो यहाँ क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या ऑब्जर्वेशन आ यस रहा है, सर। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उसको हमने आइसोबार बोल दिया। बट जब दूसरी कंडीशन में क्या था हमारे पास, क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो वो आइसोटोप हो गया था। बट जब सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो उसे हम आइसोबार बोल देंगे। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें, यस सर। आ गया ना समझ में। यहाँ पर भी वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर जो मास आएगा वो सेम आ जाएगा। तो आ गया आपको समझ में, अगर सेम एटॉमिक मास हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, सर आइसोबार्स। आइसोबार्स। और इफ हैविंग सेम एटॉमिक मास, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, देन व्हाट वी सेड टू देम, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स और आइसोबार का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यस सर। both the element have same atomic mass equal to 40 but different atomic number, है ना। argon has atomic number equal to 18 and calcium has atomic number equal to 20 but both having same atomic mass that is 40, that's why these are isobars। ये आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये लेसन खत्म होता है, आज या कल में मैं आपको वो सेंड कर दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बाकी हम